डियर स्टूडेंट्स, डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज में जो गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट सीरीज इसमें चल रहा है, उसमें टेस्ट सीरीज नंबर 11 का जो 45 क्वेश्चन फिजिक्स का था, उसमें ऑलरेडी हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर चुके हैं। 2 वीडियो में 15-15 क्वेश्चन। आई होप उस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन आपको दिक्कत किया होगा आप लोग देख लिए होंगे, उसकी एनालिसिस कर चुके होंगे। अब आज पार्ट 3 में है ना, उसी 11 नंबर टेस्ट का जो 15 क्वेश्चन रह गया है उसका सोल्यूशन आज अपलोड कर रहे हैं प्यारे बच्चों, इसको आप लोग देख लीजिए। तो 45 क्वेश्चन में जो भी 5-10 क्वेश्चन आपके दिक्कत किए होंगे वो आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे और उसी से आपका इंप्रूवमेंट होगा। जहां आपका मिस्टेक हुआ है उसको देखना जरूरी है प्यारे बच्चों। और ये जितने भी क्वेश्चन सोल्यूशन हो रहे हैं ये अपने दोस्तों मित्रों को खूब शेयर कीजिए, क्योंकि सबको इससे बेनिफिट हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी सामने आ जाता है और उसका सोल्यूशन भी पूरा मिल जाता है। तो जो बच्चे नहीं टेस्ट दे रहे हैं वो भी इसका फायदा उठावें। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। देखो ये 31 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 31, और ये वेक्टर का क्वेश्चन है। 2 फोर्सेज आर सच दैट सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 18। 2 फोर्स इस तरह से हैं कि उनका जो सम है, मैग्नीट्यूड का सम सीधे सीधे 18 दे दिया, यानी F1 F2 2 फोर्स मान लें तो F1 प्लस F2 इक्वल टू 18, और कह रहा है कि उनका जो रिजल्टेंट है वो कितना है 12, और जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स बताना है। तो वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी मेथड से अगर सॉल्व किया जाए तो बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें मान लो लेट 2 फोर्सेस आर F1 एंड F2, 2 फोर्स F1 F2 मान लो, और इसमें यह भी मान लो कि F1 कम है किससे, F2 से। कह रहा है ना स्मॉलर फोर्स F1 F2 से कम है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों फोर्स का सम F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 18 है ना। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 18, और यहां पर F1 है और रिजल्टेंट F1 के परपेंडिकुलर है स्मॉलर फोर्स के। इसका मतलब F2 प्यारे बच्चों कहीं यहां बनेगा, देख लो ये हो जाएगा F2, और जो रिजल्टेंट बन रहा है स्पष्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रिजल्टेंट स्मॉलर फोर्स से परपेंडिकुलर है। देखो ये परपेंडिकुलर है स्मॉलर फोर्स से, ये हो गया 90 डिग्री पे, और ये दिया है फोर्स रिजल्टेंट 12 है ना, 12 न्यूटन का रिजल्टेंट दिया है। तो कह रहा है F1 F2 का वैल्यू बताओ। तो इसमें खास बात क्या है इस क्वेश्चन में कि ये F1 F2 कितने डिग्री पर हैं ये नहीं पता है, और जब तक ये थीटा नहीं पता होगा ये दोनों कितने डिग्री पर हैं तब तक हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। R इक्वल टू रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि थीटा पता ही नहीं है। लेकिन ये पता है कि ये जो रिजल्टेंट है इस स्मॉलर फोर्स से 90 डिग्री पर है, या देखो 90 डिग्री दिया है, क्वेश्चन में लिखा है ऐसा। तो इसको सॉल्व करने का टेक्निक ये है कि हम F1 के डायरेक्शन को प्यारे बच्चों पलट दें। F1 के डायरेक्शन को अगर पलट दें तो F2 अपने स्थान पर रह जाएगा, रिजल्टेंट अपने स्थान पर रह जाएगा। देखो इसके डायरेक्शन को अगर पलट दें और F1 को डायरेक्शन को पलट कर अगर माइनस लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख लो, क्योंकि माइनस F1 है ना और F1 दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि हम डायरेक्शन पलट रहे हैं फिर माइनस लगा दे रहे हैं। और जो F2 है ये यहां पर पड़ा हुआ है, यह है F2, और ये जो रिजल्टेंट है रिजल्टेंट अपने स्थान पर है। देख लो रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है 12। तो अब तुम देख रहे हो कि ये रिजल्टेंट और माइनस F1 अब हो गए 90 डिग्री पर। अब पैलोग्राम मेथड से इसका और इसका ये बन जाएगा प्यारे बच्चों रिजल्टेंट। अब कितना आसान हो गया, F2 इन दोनों का रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो आप। तो F2 इक्वल टू रूट ओवर R स्क्वायर और प्लस माइनस F1 का स्क्वायर। एक दूसरा इक्वेशन हम लोग यहां से बना लेंगे। तो यहां से आ गया F2 इज इक्वल टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस
माइनस F1 का होल स्क्वायर। F2 का वैल्यू F2 इस रहने दो, F2 का F2 रहने दो, इसका स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा और आर जाएगा आर स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर। तो यहाँ से F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12, आर का वैल्यू 12 दिया है, 12 का स्क्वायर। और F2 माइनस F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर को लिख दो, एक ब्रैकेट में F2 प्लस F1, दूसरे ब्रैकेट में F2 माइनस F1। तो एक ब्रैकेट में F2 प्लस F1, दूसरे ब्रैकेट में F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 144। और यहां पर आप देखो तो F1 प्लस F2 का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 18, तो इसके स्थान पे लिख दो प्यारे बच्चों 18, और यह आ जाएगा F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 144। तो यहां से F2 माइनस F1 18 से ये कट के 8 आ जाएगा, तो ये आ गया 8, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन क्या था, F2 प्लस F1 इज इक्वल टू 18 दिया है, यहां देख लो क्या दिया है, देखो 18 दिया है, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इन्हें दोनों को सॉल्व करके अब F1 F2 निकाला जा सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का सम कर दें, दोनों का अगर सम कर दें तो देखो F1 F2 कट जाएगा, आ जाएगा 2F2 इक्वल टू 26, तो F2 इक्वल टू आ गया प्यारे बच्चों 13, और F2 का वैल्यू रख दो तो F1 इक्वल टू आ जाएगा कितना 5। तो आंसर होगा 5 और 13। तो ट्रिकी मेथड थोड़ा सॉल्व करा दिए, आंसर हो गया इसका 5 और 13। 5 13 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, देखो ये है ना। एक फोर्स हो गया 5 न्यूटन, एक फोर्स हो गया 13 न्यूटन। स्मॉलर फोर्स 5 न्यूटन और लार्जर फोर्स 13 न्यूटन। बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ भी देखो स्मॉलर फोर्स हम लोग का जो आया है, देखो स्मॉलर फोर्स 5 न्यूटन आया है और लार्जर फोर्स कितना है 13 न्यूटन आया है। ठीक, वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन, ए पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अनदर फ्रेट ट्रेन, फ्रेट ट्रेन मतलब जो गुड्स ट्रेन होती हैं, मालगाड़ी जो होती है वो फ्रेट ट्रेन होती हैं, उसका 120 मीटर लेंथ है, ज़्यादा लेंथ है, और वो 30 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द फ्रेट ट्रेन व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर बेटा दो ट्रेन जब एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं, तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट चलता है। और जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो क्रॉस करने में समय कम लगता है, यानी उनकी वेलोसिटी आपस में जुड़ जाती है। और जब दो ट्रेन एक दूसरे को आगे पीछे एक डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं तो ऐसे में समय ज़्यादा लगता है। तो ये खुद ही फॉर्मूला कॉन्सेप्ट बता रहा है कि भाई समय ज़्यादा लगना यानी वेलोसिटी आपस में माइनस हो जाना और अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी सम हो जाना। तो पहले कह रहा है कि दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, और फिर कह रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में टाइम टेकन, अपोजिट डायरेक्शन में टाइम टेकन का रेशियो आप लोग को निकाल लेना है। और जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो दोनों ट्रेन का लेंथ भी क्या कर देना चाहिए, सम कर देना चाहिए। तो आओ सॉल्व करते हैं। पहले केस में सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन मोशन कर रही हैं, तो पहले में सेम डायरेक्शन में, नहीं तो उल्टा रेशियो लिख दोगे ना, फिर ये भी ध्यान दो। और फिर अपोजिट डायरेक्शन में बात कर लेंगे हम, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ओके, तो जब सेम डायरेक्शन में जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो वहां का टाइम t1, डिस्टेंस दोनों ट्रेन का लेंथ सम हो जाएगा अपान कौन सा स्पीड, रिलेटिव स्पीड। तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2 अपान दोनों ट्रेन की स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा V1 माइनस V2, और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन का लेंथ सम तो होगा ही अपान रिलेटिव स्पीड, और अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करने में समय कम लगता है, यानी दोनों ट्रेन का लेंथ आपस में क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, सम हो जाता है। देखो V1 प्लस V2 दोनों स्पीड सम हो गया। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन।
रेशियो ले लो, T1 अपान T2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपान V1 माइनस V2, और ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 अपान L1 प्लस L2। तो इससे ये कट गया और ये आ गया V1 प्लस V2 अपान V1 माइनस V2। आओ स्पीड देख लो, अब स्पीड क्या दिया है क्वेश्चन में, एक का स्पीड दिया है देखो 30 किलोमीटर पर आवर और एक का स्पीड दिया है 80 किलोमीटर पर आवर। देखो 80 किलोमीटर पर आवर एक का स्पीड दिया है, 31 दिया है, तो 80 और 30 रख लो, जो ज्यादा है उसको 80 रख दो। 80 प्लस 30 अपान 80 माइनस 30, ये आ गया 110 और ये आ गया 50, तो रेशियो आ गया प्यारे बच्चों 11 अपान 5। 11 और 5 का रेशियो यहां बनेगा। क्या दिया आंसर, देखो 11 और 5 का रेशियो। तो ये यहां रिलेटिव राशि का क्वेश्चन था, और ये भी ध्यान देना था कि किसका किसका रेशियो पूछ रहा है, नहीं तो पता चले कि पहले अपोजिट डायरेक्शन का टाइम निकाल लो फिर सेम डायरेक्शन का रेशियो ला लो, उल्टा आंसर आ जाएगा, है ना। तो पहले सेम डायरेक्शन का फिर अपोजिट डायरेक्शन का पूछ रहा है, तो उसी हिसाब से रेशियो निकालना था टाइम का। रिलेटिव राशि का क्वेश्चन, वेक्टर टॉपिक का, रिलेटिव राशि सेम डायरेक्शन में दोनों वेलोसिटीज माइनस हो जाती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों वेलोसिटीज सम हो जाती हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, ए कार इज मूविंग एट स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर एंड स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर। पहले स्पीड देख लो 50 किलोमीटर पर आवर है ना, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है पहले, और स्टॉपिंग डिस्टेंस इसका जो है वो 6 मीटर है। कह रहा है स्पीड को बढ़ा करके अगर 100 किलोमीटर पर आवर कर दें, देखो 100 किलोमीटर पर आवर, तो न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा। काइनेमेटिक इक्वेशन से बेटा इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि जो स्पीड है वो कितने टाइम्स बढ़ा, 50 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 टाइम्स स्पीड बढ़ गया। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स स्पीड इसका देखो बढ़ गया। और जब 2 टाइम्स स्पीड बढ़ गया तो इसका हमने क्लास में ट्रिक बताया था कि जो न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है जितने टाइम्स बढ़ेगा उसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि बेटा काइनेमेटिक इक्वेशन यहाँ क्या चलेगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2ax चलेगा, तो स्क्वायर का चक्कर है ना यहाँ पर। तो n स्क्वायर इंटू इनिशियल स्टॉपिंग डिस्टेंस, n का वैल्यू कर दो 2 का स्क्वायर इंटू इनिशियल स्टॉपिंग डिस्टेंस 6 दिया है, तो 4 इंटू 6 इक्वल टू 24 मीटर चल करके वो रुकेगा। देखो डायरेक्ट ट्रिकी मेथड से सॉल्व हो गया। तो जितने टाइम से स्पीड बढ़ाता है उसी का स्क्वायर करके जितना इनिशियल स्टॉपिंग डिस्टेंस दिया उसे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, ये डायमेंशन का क्वेश्चन है, देख लो। F इज इक्वल टू रूट ओवर h इज प्लैंक कांस्टेंट, c इज लाइट स्पीड पावर 5 अपान g। डायमेंशन बताना है कि ये f किसका डायमेंशन है, तो प्लैंक कांस्टेंट रख दो, लाइट स्पीड रख दो, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन रख दो, है ना, तो ये आ जाएगा। तो जो f का डायमेंशन है, f फ्रीक्वेंसी नहीं है बेटा, मतलब f का डायमेंशन निकालना है, तो यहाँ है h इंटू लाइट स्पीड पावर 5 अपान g। ओके, अब h का डायमेंशन रख दो, h इज देखो c इज लाइट स्पीड, h इज प्लैंक कांस्टेंट और g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तीनों का डायमेंशन अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो फटाफट आप निकाल भी सकते हो। जैसे E बराबर होता है प्यारे बच्चों h न्यू, फोटॉन की एनर्जी h न्यू, तो यहां से h का डायमेंशन हो जाएगा एनर्जी अपान फ्रीक्वेंसी। अब एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml2 t-2 अपान फ्रीक्वेंसी t-1, तो यह आ जाएगा ml2 t-1, ये h का डायमेंशन आ गया। तो यहां लिख दो ml2 t-1 इज द डायमेंशन ऑफ h, और c इज लाइट स्पीड। c क्या है, c लाइट स्पीड है, तो लाइट स्पीड का डायमेंशन हो जाएगा lt-1, स्पीड का डायमेंशन lt-1,
लेकिन पावर 5 है तो L पावर 5 हो जाएगा, अरे मीटर पर सेकेंड, और T पावर क्या हो जाएगा -5, बोलो अपान। अब बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन, तो जैसे दो मास के बीच लगने वाला फोर्स G m² अपान कितना होता है r², यहाँ से G का डायमेंशन बड़ा आसानी से आप निकाल सकते हो, देखो Fr² अपान m²। उसे जनरली जो भी कंपटीशन तैयारी बच्चे करते हैं सबका डायमेंशन सबको याद रहना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा ml t-2 r² का l² अपान m²। एक मास कट गया तो देखो m-1 l³ t-2 इसका डायमेंशन होता है, तो यहाँ लिख दो m-1 l³ m-1 l³ t पावर -2। ओके, बस इसको आप सॉल्व कर लो। तो ये देखो m पावर -1 यहां आकर के m² हो जाएगा, l³ यहां देखो l पावर 5 और 2 7, और ये ऊपर जाकर के बन जाएगा l पावर 4, और यहां से देखो t पावर -6 और t पर -2 ऊपर जाकर हो जाएगा t पावर 4, रूट ले लो तो आ जाएगा प्यारे बच्चों m l2 t पावर, ये t ऊपर जाकर के -6 ये -4 होगा, तो ये -2 आ जाएगा। अब जरा ध्यान दो ml2 t-2 किसका डायमेंशन है, इट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, देख रहे हो एनर्जी का डायमेंशन है। अब ऑप्शन इसमें ढूंढ लो, यानी इसका मतलब ये जो F दिया है ये क्या है प्यारे बच्चों, एनर्जी है। तो देखो यहाँ पर एनर्जी दिया है, वॉल्यूम दिया है, एरिया, मोमेंटम, ये आंसर है डी। तो डायमेंशन का क्वेश्चन जिसमें फ्लाइंग कांस्टेंट, लाइट स्पीड, जी सबका कॉन्सेप्ट आपको रहना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। $35 नंबर क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन SI यूनिट इज 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब in certain units in which the unit of length is 25 centimeter and the unit of mass is 50 gram, the numerical value of the density। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे होते हैं, किस तरह से एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए, ये आइडिया सबको रहना चाहिए। तो आप देख रहे हो डेंसिटी का नाम लिया है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता क्या है, मास अपान वॉल्यूम, इसलिए ये हो गया m l पावर -3, ये डेंसिटी का डायमेंशन हो गया। इसमें t नहीं है तो इसलिए a का वैल्यू जो होता है m पावर 1 है तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -3 है, इसमें t नहीं है ना, तो जब t नहीं है तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, है ना, क्योंकि डायमेंशन मेथड से जब एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है तो a b c की आवश्यकता पड़ता है, और m का जो पावर होता है a होता है, l का जो पावर होता है वो b होता है, जो t का पावर होता है वो क्या होता है c होता है। और न्यूमेरिकल वैल्यू अगर देखा जाए तो पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 128 दिया है, देख लो, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब MKS में वैल्यू SI यूनिट में दिया है, MKS में दिया है। अब बाद में लेंथ को 25 सेंटीमीटर कर देना है और मास को 50 ग्राम कर देना है। ओके, तो यहाँ आप लगा दीजिए फार्मूला एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने का, N2 बराबर N1 M1 अपान M2 पावर A L1 अपान L2 पावर B, और ये हो गया T1 अपान T2 पावर C। बोलो, ये ऐसा फॉर्मूला होता है जिसके हेल्प से डायमेंशन के इस टाइप के कन्वर्जन वाले सारे क्वेश्चन बहुत स्मूथली सॉल्व हो जाते हैं। अब क्या करना है, N1 के स्थान पे 128 रख दो, M1 1 kg रख दो MKS में। अब बाद में मास क्या रखो, देखो बाद में दिया है ना मास 50 ग्राम रखना है तो बाद में 50 ग्राम रख दो, देखो 50 ग्राम। A का वैल्यू यहां से रख लेंगे अभी
L1 MKS में पहले 1 मीटर रखो, है ना, बाद में देख लो इसमें किस में कन्वर्ट करना है, 25 सेंटीमीटर, बाद में लेंथ को भी यारे बच्चों 25 सेंटीमीटर लिखना है, तो सेंटीमीटर लिख दो, और यहां पर T1 अपान T2 रहने दो, लेकिन C का वैल्यू 0 है, 0 रख दो, और यहां देखो B का वैल्यू -3, A का वैल्यू 1, तो B का वैल्यू -3, A का वैल्यू 1, तो ये आ गया 128, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम हो जाएगा, और ये 50 ग्राम ही है, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, -3, ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, समथिंग पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। यहां से ग्राम कट गया, इससे ये कट गया, और ये 4 आ गया, इससे ये कट करके 0 से 0 कटा, है ना, ये 0 से 0, और ये बच गया यार 20, ओके, 100 बचाना, तो 100/5 कितना होता है 20, बस इसी को सॉल्व कर लो, 128 इंटू 20 इंटू 4 पावर -3, तो इस तरह से दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया 128 इंटू 20 इंटू 4 पावर -3, ये आ गया 128 इंटू 20, 4 पावर -3 नीचे आकर के 4 पावर 3 हो जाएगा, 128 इंटू 20, 4 इंटू 4 इंटू 4, ये इससे कट गया, 4 इंटू 4 16 से ये कट गया, ये 5 आ गया, ये आ गया कितना 40। इस तरह से दूसरे सिस्टम में जब उसको बदलेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आ गया 40। इस टाइप के क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जाम में, कई स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं कर पाते, मेथड नहीं पता होता कि हम कैसे उसको सॉल्व करें, मेथड नहीं पता होता प्यारे बच्चों। तो इस तरह से देखा जाए तो यह आंसर इसका है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये भी डायमेंशन का क्वेश्चन है, देख लो डायमेंशन का क्वेश्चन, P + A/V², P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, V - V = RT, वंडरवाल गैस इक्वेशन है ये, रियल गैस के लिए वंडरवाल गैस इक्वेशन। तो किसका डायमेंशन पूछ रहे हैं, A/V का डायमेंशन। तो यहां पर बेटा अगर ये बीच में प्लस है तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, यही तो डायमेंशन का रूल है कि दो फिजिकल क्वांटिटी अगर आपस में प्लस या माइनस हुए हैं तो उनका डायमेंशन सेम होता है। तो यहां से A/V² का डायमेंशन ये बराबर हो जाएगा प्रेशर का डायमेंशन। तो यहां से हम लोग को A का डायमेंशन पता चल गया, A का डायमेंशन इक्वल टू प्रेशर इंटू V² का डायमेंशन। इसके बाद से हम बात कर लेते हैं, देखो वॉल्यूम माइनस B, तो वॉल्यूम B के साथ माइनस हुआ है, तो B का डायमेंशन प्यारे बच्चों वॉल्यूम का ही डायमेंशन होगा, क्योंकि सेम डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को डायमेंशन चाहिए A/B का, तो A का डायमेंशन हो गया P × V² और B का डायमेंशन हो गया V, एक V से एक V कट गया, तो ये डायमेंशन हो गया कितना PV, है ना। तो A/B का डायमेंशन P × V हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी डायमेंशन का ही क्वेश्चन है 37। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के क्वेश्चन बेटा आसान होते हैं, है ना। ये देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ध्यान देना है कि ये जो cos bx है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होने का डायमेंशन लेस होगा और ये भी डायमेंशन लेस होगा, इसलिए a और c बीच में प्लस है तो a का डायमेंशन और c का डायमेंशन इक्वल होगा। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि इन दोनों का डायमेंशन किसका डायमेंशन होगा, फोर्स का डायमेंशन होगा। और ये देखो bx ये एंगल है डायमेंशनलेस है, dt एंगल है डायमेंशनलेस है, a × d/b का डायमेंशन चाहिए। तो यहाँ से अगर हम लोग b का डायमेंशन देखें, है ना, तो bx इज डायमेंशनलेस, तो b का डायमेंशन हो जाएगा 1/x, यानी b का डायमेंशन हो जाएगा l⁻⁻⁻1। यहाँ से देखें तो dt इज डायमेंशनलेस, तो d का डायमेंशन हो जाएगा 1/t,
तो ये हो जाएगा टी इनवर्स। और इसका डायमेंशन आ गया। अब हमको चाहिए प्यारे बच्चों ए का डायमेंशन। तो ए का डायमेंशन अभी हमने लिखा है कि फोर्स का डायमेंशन है। देखो ए का डायमेंशन इस फोर्स का डायमेंशन। अब फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2। अब यहाँ से आराम से जो पूछ रहा है वो डायमेंशन आप फाइंड कर लो। डायमेंशन ऑफ ए डी अपान बी, ए डी अपान बी। तो ए का डायमेंशन लिख दो ml t⁻², और डी का डायमेंशन t-1 अपान बी का डायमेंशन l-1। तो यहां से देखा जाए तो आ गया m, और ये ऊपर जाकर के l² हो जाएगा, और ये t⁻³ हो जाएगा। इस तरह से ml² t⁻³ डायमेंशन होगा, जो यहाँ दिख रहा है, देख लो डी ऑप्शन। तो जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाले डायमेंशन होते हैं एकदम इजी होते हैं, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर डायमेंशनलेस। tan थीटा, cos थीटा, sec थीटा, साइन इनवर्स के टर्म में हो, cos इनवर्स के टर्म में हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये सब डायमेंशनलेस होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए बेटा तो खुश हो जाओ कि एकदम क्वेश्चन आसान ही है। 38 नंबर क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच वन डज नॉट हैव द आइडेंटिकल डायमेंशन। किसका डायमेंशन अलग अलग होगा? किसका डायमेंशन मतलब नॉट हैव सेम डायमेंशन, एक जैसे डायमेंशन। देखो इम्पल्स और मोमेंटम, इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है, बिकॉज इम्पल्स चेंजिंग मोमेंटम ही तो होता है, तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा। देखो एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट खूब सिखाया गया है। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन एकदम सेम होता है, ml2t-1। और वर्क और टार्क, भाई वर्क भी न्यूटन मीटर है, टार्क भी न्यूटन मीटर है, ml2t-2 डायमेंशन होगा। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ फोर्स ये अलग अलग है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स इस टार्क होता है। तो ये टार्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका डायमेंशन बेटा अलग अलग होगा। वही कह रहा है डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। कौन कौन ऐसे इसमें ऑप्शन है जिसमें कि डायमेंशन एक जैसे नहीं है? तो पहला ऑप्शन है। बाकी ये दोनों डायमेंशन सेम है, इन दोनों का डायमेंशन सेम है, इन दोनों का डायमेंशन सेम है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खूब आता है एग्जाम में कि एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन किसके इक्वल होता है। तो प्यारे बच्चों एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन, प्लैंक कांस्टेंट, ये दोनों बराबर होता है। इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम भी एंगुलर मोमेंटम यानी प्लैंक कांस्टेंट के ही बराबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 39 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुलेट इज फायर्ड इनटू फिक्स्ड टारगेट, लॉसेस हाफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेशन 3 सेंटीमीटर। एक टारगेट में एक बुलेट फायर किया जाता है तो उसमें रिटार्डेशन क्रिएट होगा और अपनी आधी वेलोसिटी लॉस कर दे रहा है 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट होने के बाद से। तो कितना फर्दर और पेनिट्रेट हो कि वो फाइनली किस में आ जाए? रेस्ट में आ जाए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चों, इस टाइप का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ये एक टारगेट है, जैसे वुडन ब्लॉक हो, फिक्स है, ये मूव नहीं करेगा। इसमें एक बुलेट को फायर किया जाता है, ये बुलेट है ना। बुलेट इसको फायर करते हैं और यहाँ 20 u स्पीड से टकराता है और 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट होने के बाद, 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट होने के बाद ये बुलेट है, इसकी स्पीड इनिशियल का आधा हो जाता है। तो कितना और पेनिट्रेट हो x बताना है, जिससे कि फाइनल स्पीड इसकी क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो इसमें इस टारगेट का जिस पे ये फायर किया गया, एक रिटार्डिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा लगेगा। कौन सा फोर्स? रिटार्डिंग फोर्स, जिससे कि ये क्या होगा? रिटार्ड होगा। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के कई मेथड हैं। पहला मेथड है काइनेमेटिक इक्वेशन, दूसरा मेथड है वर्क एनर्जी थ्योरम, दोनों से सॉल्व हो जाता है। आओ काइनेमेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर ले, है ना। लगा दें यहाँ पर v² = u² माइनस 2as इतने के लिए। तो इसका फाइनल देखो u/2 है, तो v² का स्थान पर हो जाएगा u/2 यानी u²/4 और इनिशियल है u, तो u² माइनस 2a और s का वैल्यू कितना है? 3। तो यहाँ से आ गया 2a इंटू 3
इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू 3u स्क्वायर अपान कितना आ गया 4 आ गया। तो यहां से हम लोग रिटार्डेशन a फाइंड कर लें, देख लो a फाइंड कर लें। तो a का वैल्यू आ गया 3u स्क्वायर अपान 6, 3u स्क्वायर बाई 6। अब अगला इक्वेशन इतने का बना लो, वहीं यहाँ भी वही a काम करेगा रिटार्डेशन। a का वैल्यू यहाँ के लिए इतना रख दो, फाइनल स्पीड 0 कर दो, इनिशियल u बाई 2 कर दो। तो फिर यही फॉर्मूला लगा दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। फाइनल स्पीड अब 0 कर दो, इनिशियल अब कर दो बेटा u बाई 2 का स्क्वायर माइनस 2a और s के स्थान पर x अब हम लोग को फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 2ax इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपान 4। तो x इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपान 4a। तो यू स्क्वायर अपान 4 और a का वैल्यू यहां से पुट कर दो, है ना। रेशियो भी लेके कर सकते थे, देखो 3u स्क्वायर बाई 6 लिख दो, यहाँ लिख दो 3u स्क्वायर अपान 6। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा और ये आ जाएगा कितना 2 यानी 2 अपान 4 मतलब 1 अपान 2 मतलब कितना आ गया 0.5 सेंटीमीटर। आंसर नहीं मिला क्या? 0.5 दिया ही नहीं है, 1 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है, कहीं मिस्टेक हुआ है। और देखते हैं बेटा 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन है, कितना और पेनिट्रेट हो जिससे कि वह किस में आ जाए रेस्ट में, फर्दर पेनिट्रेशन पूछ रहा है। और देखते हैं कहाँ मिस्टेक हुआ है। 20 का माइनस 2as, यहाँ का स्पीड आधा हो जाता है, लिखा है ना बेटा आधा, लॉसेस हाफ इट्स वेलोसिटी, आधी वेलोसिटी लॉस कर दे रहा है। तो यहाँ पर हम फाइनल स्पीड इतना मान ले रहे हैं, तो यू स्क्वायर बाई 4 हो गया इक्वल टू इनिशियल यू स्क्वायर माइनस 2as, s का वैल्यू यहाँ 3 रख देंगे। तो ये आ गया प्यारे बच्चों 2s इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 4, 3 स्क्वायर बाई 4, है ना। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया 3 स्क्वायर बाई 6 इंटू 4 भी यहाँ प्यारे बच्चों 4 भी है, यहाँ से देखो थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, 4 यहाँ पर है तो वही 4 यहाँ पर रखना पड़ेगा, 3u स्क्वायर बाई 4 यहाँ रखना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। यहाँ पर अगर हम लोग 4 रख दें, ठीक है, एक 4 पहले से है तो u स्क्वायर बाई 4a आ गया। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, फाइनल स्पीड 0 कर दो, u बाई 2 का होल स्क्वायर कर दो, माइनस 2ax कर दो, तो 2ax इधर आ गया इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 4 आ गया। तो यहाँ से x इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपान 4 इंटू यहाँ पर क्या है 2 है, ओके। तो यहाँ पे 2 रहने दो, 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये 3 ऑलरेडी यहाँ पर है और ये 2 से 2 ये कट करके 1 आ जाएगा। थोड़ा सा बेटा मिस्टेक हो गया तो इस पर ध्यान देना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही वाला खेल है। तो 2 से 2 कट करके 1 सेंटीमीटर आ गया। एक बार फिर से इसको आप ट्राई करके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक तरीका वर्क जो थ्योरम भी है उससे भी आप कर सकते थे। तो इसमें ये आंसर सही है। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन लग रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। देखो बेटा कांस्टेंट अगर एंगुलर स्पीड है, सर्कुलर मोशन बॉडी कर रहा है, तो इसी को बोलता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है तो वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंशियल टू द सर्कल, बहुत सही। जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो टेंजेंशियल होगा, ऐसे कहीं भी, है ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है वेलोसिटी वेक्टर, सही है ये। फिर क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंशियल, नहीं बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, यानी कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियस के अलांग होगा, इसलिए ऑप्शन ये गलत है। यानी इसी पे हम लोग को टिक लगाना है। एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, देखो सही है, एक्सेलरेशन वेक्टर जो होगा सेंटर की तरफ होगा। द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एकदम सही। ये वेलोसिटी है
और ये एक्सेलरेशन है, तो दोनों आपस में कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। चूंकि लिख दिया कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड में बेटा स्पीड भी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी चेंज होगा बट स्पीड कांस्टेंट होगा। इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन लगता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं लगता, इसलिए इस पर टिक लगाना था 40 नंबर क्वेश्चन में। ये पुली का क्वेश्चन है एनएलएम का, M1 M2 दो पुलिस हैं। Two masses M1 and M2 are tied together at the two ends of a light stable string. The passes over the frictionless pulley when mass M2 is twice that of the M1. अच्छा, अगर M2 M1 का क्या है, ट्वाइस है, दो गुना है, then acceleration of system is A1. अब देखो बेटा A1 का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट केस की पुली है ये, तो फर्स्ट केस की पुली में आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है दोनों मास का डिफरेंस अपॉन दोनों मास का सम इनटू जी। तो दोनों मास का डिफरेंस यानी M2 माइनस M1, जो कि M1 M2 ज्यादा है, अपॉन M2 प्लस M1 इंटू जी। देखो ना पुली का ये केस बहुत आसान, दोनों मास का सस्पेंडेड मास का डिफरेंस अपॉन दोनों मास का सम इनटू जी। तो देखो M2 2M1 माइनस M1, यहाँ 2M1 लिख दो, यहाँ M1 लिख दो, तो 2M1 माइनस M1 इज M1, और यहाँ 2M1 अब प्लस M1 लिख दो तो ये 3M1 इंटू जी, M1 से M1 कट गया, ये आ गया G अपान 3, है ना, ये एक्सेलरेशन आ गया पहला वाला G अपान 3 जब M2 M1 का दो गुना है। अब फिर कह रहा है M2 इज थ्राइस दैट ऑफ M1। अच्छा, अब M2 जो है वो थ्राइस है, सॉरी, तो कह रहा है कि अगर M2 M1 का थ्राइस है तो अब जो एक्सेलरेशन होगा A2 होगा, तो A2 इज इक्वल टू, पहले इसका डिफरेंस लो, तो 3M1 माइनस M1 2M1 अपान, यही फॉर्मूला लगाओ, अपान दोनों का सम, तो 3M1 प्लस M1 4M1 इंटू जी। बोलो M1 से M1 कट गया, ये आ गया G बाई 2। अब दोनों एक्सेलरेशन का रेशियो पूछ रहा है, तो A1 अपान A2, A1 का वैल्यू है G अपान 3, A2 की वैल्यू आया G अपान 2, 2 चला गया न्यूमरेटर में, G से G कट गया, आंसर आ गया 2 अपान 3, ये आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान देना कि ये जो पुली का जो केस है, पहला केस है ना, एनसीईआरटी का केस है, ये खूब एग्जाम में यही अक्सर देखते हैं, जेई हो नीट हो अक्सर आता रहता है, बाकी और भी पूछते हैं बट यही। तो पहले केस का एक्सेलरेशन टेंशन निकालने का फॉर्मूला एकदम क्लियर याद रखो। एक्सेलरेशन होता है दोनों मास का डिफरेंस M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू जी, दोनों मास का डिफरेंस अपान दोनों मास का सम इंटू जी। टेंशन होता है प्यारे बच्चों 2M1 M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू जी। तो स्ट्रिंग में टेंशन एक्सेलरेशन ये निकालने का डायरेक्ट अगर कॉन्सेप्ट है तो स्पीड बढ़ेगी, नहीं तो पता चले कि यहाँ वेट दिखाओ, टेंशन दिखाओ, पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाओ, फिर बहुत टाइम लगा दोगे। तो हम तो देखते हैं जो भी बच्चे तैयारी करते हैं ऐसा फॉर्मूला उनको एकदम याद रहता है, एकदम उसी मेथड से आप लोग किए भी होगे एग्जाम में, टेस्ट में। 42 नंबर क्वेश्चन, ए मशीन गन फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम with a velocity 1200 meter per second. The man holding it can exert a maximum force 144 Newton on the gun. How many bullets can be fired per second at the most? ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोलिजन वाला जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसका क्वेश्चन है। मशीन गन से बुलेट निकल रहा है, जो मैन इसको होल्ड किए हुए है, मैक्सिमम 144 न्यूटन का इसको फोर्स लगा सकता है। तो जो बुलेट निकल रहे हैं पर सेकंड में कितने बुलेट निकलेंगे कि मैन इसको होल्ड कर सके, है ना। अगर उससे ज़्यादा बुलेट निकलने लगेंगे तो जो मैन होगा वो पीछे की तरफ फोर्स लगने के से वो गिर पड़ेगा। इसलिए जब बुलेट फायर किया जाता है गन से तो एक बैक डायरेक्शन में जर्क महसूस होता है, तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन किधर भागता है, पीछे भागता है। तो 40 ग्राम ये ईच बुलेट का मास है, 1200 मीटर पर सेकंड बुलेट का स्पीड है। पहले स्पीड 0 रही होगी, जब निकला होगा तो 12 मीटर पर सेकंड से 1200 मीटर पर सेकंड से, और मैन जो होल्ड कर रहा है 144 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो
तो आओ सॉल्व कर लें। यह है मशीन गन, है ना, मशीन गन ही मान लेते हैं, और इसमें बुलेट्स हैं। तो मशीन गन से क्या होता है, एक बार में कई बुलेट्स यहां से निकलते हैं। तो इन्हीं की संख्या बतानी है, बुलेट की संख्या कितनी होगी यही बताना है, n बताना है। और जो मैन इसको होल्ड किए हुए है, जब ये बुलेट फायर हो रहे हैं, बुलेट का मास m है, तो ये बैक डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, बैक डायरेक्शन में, है ना, एक फोर्स महसूस होगा। तो वही फोर्स मैक्सिमम 144 न्यूटन का जो मैन इसको होल्ड किया हुआ है लगा रहा है। तो इसमें F इज इक्वल टू आप लगा दो डेल्टा P अपान डेल्टा T, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और डेल्टा P के स्थान पे हो जाएगा, n बुलेट निकल रहे हैं तो बुलेट का mb फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0 है, क्योंकि बुलेट किस में है, शुरू में रेस्ट में है। और जब बाद में निकल रहे हैं बुलेट तो स्पीड आ जा रही है, इनकी स्पीड आ जा रही है 1200 मीटर कितना पर सेकेंड, और इंटू जितने बुलेट्स हैं उतने से मल्टीप्लाई कर लो, और पर सेकेंड में यहाँ पे 1 से डिवाइड कर दो, और F के स्थान पे लिख दो प्यारे बच्चों 144। तो यहाँ से आ गया m v इंटू n, तो यहाँ से n आ गया कितना 144 पर सेकेंड पूछ रहा है, इसलिए t के स्थान पे हमने 1 कर दिया। तो 144 अपान m इंटू v, तो ये आ गया 144, m का वैल्यू दिया है 40 ग्राम, तो 40 इंटू यहाँ पे कर देंगे 40 इंटू 10⁻³ और v का स्थान पे कर देंगे 1200, तो 10⁻³ डबल 0, ये कट गया, 12 से 144 कट के 12 आ गया, अब 4 इक्वल टू कट के 3 आ गया, यानी 1 सेकंड में 3 से ज़्यादा बुलेट इस गन से नहीं निकालना चाहिए। 3 से ज़्यादा बुलेट अगर गन से निकलने लगेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, जो मैन उसको होल्ड किए हुए मशीन गन को पीछे गिर जाएगा, क्योंकि फोर्स 144 न्यूटन से ज़्यादा लग जाएगा बैक डायरेक्शन में, जर्क जो लगेगा। तो इसलिए 1 सेकंड में 3 बुलेट से ज़्यादा बुलेट नहीं निकालना चाहिए। तो F बराबर डेल्टा P अपान डेल्टा T का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान देना चाहिए। तो यह है 43, an insect is at the bottom of a hemispherical ditch of radius 1 meter. It crawls up the ditch but starts sleeping after it is at the height of h from the bottom. If the coefficient of friction between the ground and the insect is इतना, then h is. तो इंसेक्ट जो है एक हेमिस्फेरिकल डिच है, बाउल है, मतलब उसमें गड्ढे टाइप का है, रेडियस 1 मीटर है। इफ द क्राउल्स अप द डिच बट स्टार्ट स्लीपिंग आफ्टर इट इज एट द हाइट ऑफ h फ्रॉम द बॉटम, तो रेडियस पता है, h निकालना है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड इतना है 0 पे इतना है, g का वैल्यू 10 रखना है, तो कितने हाइट पे स्लीपिंग का केस उसमें आ जाएगा, रेडियस 1 मीटर रखना है, म्यू का वैल्यू 0.75 रखना है, और g का वैल्यू 10 रखना है। और डायग्राम बना लें। पहले यहां पे एक बाउल बना ले रहे हैं, हेमिस्फेयर है ये, हेमिस्फेयर, ये इसका डायमीटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस है प्यारे बच्चों, यह है रेडियस r का वैल्यू कितना दिया है वो देखते हैं। r का वैल्यू दिया है 1 मीटर का रेडियस है, यह है 1 मीटर। अब एक इंसेक्ट यहां से चलना प्रारंभ किया, रफ सरफेस है, तो ये मान लो यहां तक आया, है ना, एक रिपोज एंगल होता है ना प्यारे बच्चों, रिपोज एंगल जब प्राप्त कर लेता है ना इंक्लाइन प्लेन पर, तो उसके बाद से बॉडी स्लिप का केस हो जाता है, और रिपोज एंगल पे जस्ट स्लिप होता है। तो ये मैक्सिमम यहां तक देखो पहुंच पा रहा है, और ये एंगल हो गया कितना, थीटा, मैक्सिमम यहां तक आ गया। तो यहां तक आ गया, तो यही हाइट पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना ऊपर तक ये पहुंच सकता है, क्योंकि इसके बाद जब ये इंसेक्ट ऊपर जा रहा है तो स्लिप का केस हो जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, स्लिप का केस हो जा रहा है। ओके, तो ऐसे में जस्ट स्लिप का यहां केस है,
तो जस्ट स्लिप के केस में यहां पर इसका जो वेट काम करेगा, देखो mg नीचे की तरफ काम करेगा और mg के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आ जाएगा, ठीक है। यही एंगल निकल जाए तो काम बन जाए, रिपोज एंगल से आ जाएगा ये। और mg के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, देखो इधर mg cos थीटा, इधर हो जाएगा mg sin थीटा। नीचे की तरफ स्लिप करने की टेंडेंसी होगी, फ्रिक्शन इधर लगेगा, देख रहे हो। तो जस्ट स्लिप के केस में mg sin थीटा को फ्रिक्शन से बैलेंस कर दो, mg cos थीटा इधर क्या बना देगा, नॉर्मल रिएक्शन। जैसे ही थीटा आ जाएगा, जब थीटा आ जाएगा तो हम ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे और r में से जब ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे, माइनस कर देंगे y का वैल्यू, तो h आ जाएगा। r में से y माइनस करना h आएगा, इसके बाद थीटा फाइंड करो। और ये भी इसका रेडियस ही है, ये क्या है, रेडियस है। तो इसके लिए जस्ट स्लिप के लिए फ्रिक्शन mg sin थीटा से बैलेंस हो जाएगा। फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा। mg से mg कट गया, देखो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, म्यू। म्यू का वैल्यू दिया है 0.75, देख लो म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 0.75, तो ये दिया है 0.75। 0.75 को कहा जाता है 3/4, है ना, 3/4 कहा जाता है। तो यहां से tan थीटा का वैल्यू 3/4 tan 37 डिग्री पे आता है। तो थीटा आ गया कितने डिग्री, tan 37 का, थीटा का वैल्यू 37 डिग्री आ गया। तो जब यहाँ पे बेटा 37 डिग्री आ गया तो ये हो गया 3/4, तो ये हो गया 5। अब आराम से तुम sin 37 अगर नहीं वैल्यू याद है तो यहाँ से वैल्यू आप निकाल भी सकते हो, देख लो, है ना। sin 37 cos 37, तो कुछ sin 37 का वैल्यू होता है 3/5, cos 37 का वैल्यू होता है 4/5। तो यहाँ से हम लोग, अच्छा ये देखो रिपोज एंगल tan थीटा बराबर म्यू, थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू, यहाँ ये डायरेक्ट भी लगा सकते थे, कई बच्चे इसे सॉल्व किए होंगे, हम पूरा प्रोसेस बता दिए। तो अब क्या करो, इस डायग्राम में y फाइंड कर लो, देखो ये रेडियस है और ये थीटा है, तो यहाँ पे तुम हेल्प ले लो cos थीटा का। देखो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज y/r, और थीटा का वैल्यू है 37 डिग्री और r का वैल्यू है 1, तो y इज इक्वल टू आ गया cos 37, और cos 37 का वैल्यू यहाँ से आप देखो, cos 37 का वैल्यू है 4/5, तो आ गया 4/5, 4/5 मतलब 0.8, तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगा r माइनस वाई। कितनी मैक्सिमम हाइट पे स्लिप की टेंडेंसी होगी इंसेक्ट की, तो पूरे रेडियस में से y माइनस कर दो, रेडियस है 1 और y का वैल्यू आया 0.8, बराबर कितना आ गया, 0.2 मीटर का मैक्सिमम हाइट बनेगा। तो थोड़ा और स्पीड में आप कर सकते थे इसको, और स्पीड में बस ये डायरेक्ट लगा करके, क्योंकि रिपोज एंगल हमने क्लास में फ्रिक्शन पढ़ाते समय बताया था कि tan थीटा बराबर म्यू होता है, तो थीटा tan इनवर्स म्यू रिपोज एंगल होता है। ठीक प्यारे बच्चों, आओ देखते हैं आंसर क्या है। तो 0.2 मीटर देखो यहाँ दिया है, 0.2 मीटर फर्स्ट ऑप्शन सही है। रिपोज एंगल का कॉन्सेप्ट था, इसमें डायरेक्ट लगा के भी कर सकते थे। फोर्टी 44 में क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म चेन ऑफ 6 मीटर लॉन्ग इज प्लेस ऑन ए टेबल such that a part of length is hanging over the edge of the table. The system is at the rest. The coefficient of static friction between the chain and the surface of the table is 0.5. The maximum length of the chain hanging from the table. तो ये तो कॉन्सेप्ट बताए थे बेटा, ट्रिकी कॉन्सेप्ट। जैसे ये टेबल है तो चेन इस पे जब रखा जाता है तो कितना मैक्सिमम लेंथ चेन का आप सस्पेंड कर सकते हो। यहाँ पर ये रफ सरफेस है ना, म्यू का वैल्यू यहाँ पे दिया है
म्यू का वैल्यू 0.5 दिया है। तो कितना मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे आप सस्पेंड कर सकते हो कि जिससे ये स्लाइड ना करे। टोटल लेंथ कितना है, L है, टोटल लेंथ देखो 6 मीटर दिया है। तो इसका ट्रिक हमने बताया था, याद करो फ्रिक्शन पढ़ते समय, उस ट्रिक से सॉल्व करो, बड़ा आसानी से सॉल्व होगा। सस्पेंडेड पार्ट, और दूसरे पेज पे करते हैं। सस्पेंडेड जो पार्ट होता है जिससे कि चेन स्लाइड ना करे, म्यू अपान 1 प्लस म्यू, याद करो क्लास में बताया था, इस ट्रिक से क्वेश्चन बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता है, देख लो। और म्यू का वैल्यू दिया है 0.5 अपान 1 प्लस 0.5 और टोटल लेंथ दिया है 6। तो इसका मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया 3 अपान 1.5। म्यू का वैल्यू फिर से देखते हैं, हाँ 0.5 ही दिया है, म्यू का वैल्यू 0.5 दिया है। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो 30 अपान कितना आ गया 15 बराबर मैक्सिमम 2 मीटर उसमें आप सस्पेंड कर सकते हो। तो ये ट्रिक प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है ना। ये ट्रिक याद कर लीजिए कि सस्पेंडेड पार्ट ऑफ चेन, इस पे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, बुक में दिए हैं, बहुत चुटकी बजा के सॉल्व होता है। नहीं याद है तो फिर लंबा प्रोसेस जाएगा। L बराबर म्यू अपान 1 प्लस म्यू इंटू कैपिटल L। इसमें कभी कभी फ्रैक्शन पूछता है, तो फ्रैक्शन पूछेगा तो L अपान L इज इक्वल टू म्यू अपान 1 प्लस म्यू से सॉल्व हो जाता है। कभी कभी परसेंटेज पूछता है तो L अपान L इंटू 100 इज इक्वल टू म्यू अपान 1 प्लस म्यू इंटू 100 से भी ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ओके, तो ये आंसर आएगा 2 मीटर। 2 मीटर ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 45। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स एम्पलीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर। SHM कर रहा है इसमें, SHM एम्पलीट्यूड दिया है 8 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड है 6 सेकेंड। The time it will take to travel from its position of maximum displacement to point corresponding to half of its amplitude। तो अगर मीन पोजीशन यहाँ पर है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, तो यही तो प्यारे बच्चों एम्पलीट्यूड होता है। तो कह रहा है कि एक्सट्रीम से ना द टाइम टेकन ट्रेवल फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखो टी बराबर 0 से यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है और आधा एम्पलीट्यूड जाने में है ना, करस्पॉन्डिंग तो हाफ इट्स एम्पलीट्यूड, यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट हमने क्लास में पूरा बताया था और एक शॉर्ट वीडियो भी हमने अपलोड किया था। शॉर्ट वीडियो आप लोग देखा कीजिए, लगभग हर 1 दिन 2 दिन पे शॉर्ट वीडियो हम डालते हैं जिसमें एक पॉइंट कॉन्सेप्ट बताते हैं, जिसमें हमने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम t/12 होता है, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम t/6 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने हो चाहे यहाँ से यहाँ तक आना हो t/6 टाइम लगेगा। तो वही टाइम पूछ रहा है तो t/6 लगा दो और t का वैल्यू 6 है, 6 अपान 6 इज इक्वल टू, देखो डायरेक्ट सॉल्व हो गया 1 सेकेंड। अगर ये आपको रिजल्ट याद है कि यहाँ से यहाँ तक टाइम t/6 होता है, यहाँ का यहाँ टाइम t/12 होता है, तो ये क्वेश्चन बड़ा स्पीड में आप सॉल्व कर सकते थे और 1 सेकंड का इसमें समय लगेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो टेस्ट नंबर गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट नंबर जो 11 हुआ था, उस टेस्ट में हमने जो फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें कि होल मैकेनिक्स का क्वेश्चन था, यूनिट डायमेंशन से लेकर के सिंपल हार्मोनिक मोशन तक 12 टॉपिक का कंबाइंड एक टेस्ट हुआ था, सेमी मेजर टेस्ट, जिससे कि बच्चों का पूरी मैकेनिक्स जो समाप्त हुआ था क्लास में वो पूरा रिवाइज हो गया। तो 45 क्वेश्चन आज ये पूरा आपका फिनिश हो रहा है। तो अब प्यारे बच्चों अगला टेस्ट 12 नंबर टेस्ट का सिलेबस और डेट और टाइमिंग इस सब हम अपलोड कर चुके हैं वीडियो में, उसको आप आई होप देख लिए होंगे। और अगले टेस्ट का आप तैयारी कीजिए और उसमें मॉडर्न के फिजिक्स में मॉडर्न के 3 टॉपिक आ रहे हैं, एटम न्यूक्लियाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीनों टॉपिक मिला के 3-4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसी तरह से केमिस्ट्री में जीओसी फर्स्ट जीओसी सेकंड है, इस तरह से बायोलॉजी का भी सिलेबस हम सब अपलोड कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों वो सारा टॉपिक आप तैयार करके अगला टेस्ट आप बढ़िया से दीजिए और उसकी टाइमिंग सही से समझ लीजिए, डेट समझ लीजिए क्या है, और थोड़ा सा उसका दिन चेंज किया गया है। अभी तक फ्राइडे को टेस्ट होता था, इस बार का टेस्ट
वेडनेसडे को है, बढ़िया से तैयार करके आके टेस्ट दीजिए और एकदम हिम्मत नहीं हारना है प्यारे बच्चों, मन में टेंशन नहीं लेना है। आप अपना फर्ज पूरा कीजिए, मेहनत कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और ईमानदारी से टेस्ट दीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन सामने से गुजरते जाएंगे आप ट्राई करेंगे, क्वेश्चन अगर नहीं भी सॉल्व हुआ तभी भी बहुत काम करता है वो क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका जो फर्ज है टेस्ट देना, मेहनत करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, सिलेबस को आगे बढ़ाना, ये पूरा करते रहिए। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, आगे मिलते हैं फिर अगले टेस्ट के लिए, सॉल्यूशन के लिए। ओके।